आज के वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी प्रकाशन के चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट एसडीएम राहुल सिन्हा के निर्देशन में तैयार किया गया है। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ पर आंसर बताने से पहले आप लोग अपना खुद आंसर देंगे और फिर जितना भी आपका मार्क्स आया है उस मार्क्स को कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखेंगे। आज का जो हमारा सेफ स्कोर है वह है 103 नंबर तक लाने पर आप समझ सकते हैं कि आप एक सेफ स्कोर के पार कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा निपुण संवाद नामक पत्रिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है कि बताइए निपुण संवाद जो पत्रिका का प्रकाशन किया गया है वह किस प्रकार की पत्रिका है। ये मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। बात करें निपुण संवाद के तो इसके लेखक दीपक कुमार है। दीपक कुमार इस पत्रिका के लेखक है। इसके अलावा बात करें कि निपुण संवाद जो पत्रिका है वह किनके लिए जारी किया गया है तो समझिए कि 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को लेकर के यह निपुण संवाद पत्रिका प्रकाशित किया गया है। यानी इसका संबंध 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है। यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है। इससे पिछले के सेट में हम लोग जनसंख्या के बढ़ते क्रम में चर्चा किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार राज्य सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व बिहार राज्य में है और बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व शिवहर जिला में है। शिवहर जिला के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसका जनसंख्या घनत्व है 1880। दूसरे नंबर पर आता है पटना जिला। पटना के जनसंख्या घनत्व है 1823। उसके अलावा तीसरे नंबर पर दरभंगा, चौथे पे वैशाली और 5वें पर बेगूसराय का स्थान आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग पहला और दूसरा को याद रखेंगे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कैमूर जिला के हैं। कैमूर जिला के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में भारत में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4% अनुमानित है। 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में राजकोषीय घाटा की बात करें तो यह है 5.9। अनुमानित कितना है 5.9 करने का अनुमान है। नेक्स्ट है, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। गोल्फ में एक शब्द आप छांट लीजिएगा, गोल मतलब लक्ष्य। और गोल को क्या करना है, गोल को अचीव करना है। गोल को अचीव करना है, इससे याद हो जाएगा अचीवर्स कप का संबंध गोल्फ से है। इसके अलावा बात करें तो गोल्फ से वॉकर कप भी संबंधित है। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से ही है। इसमें आप ऐसे याद रखेंगे, गोल प्राप्त करने के लिए हमें वॉक करना होगा। प्रतिदिन वॉक करना होगा ताकि हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड्स स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। और कांवर झील की बात करें तो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। ये पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि रूस के साइबेरियाई क्षेत्र के बहुत सारे पक्षी कांवर झील पे आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गोगाबिल झील। तो गोगाबिल झील आपको मिलेगा कटिहार जिला में। और कुशेश्वर स्थान जो झील है यह मिलेगा आपको दरभंगा जिला में। तो याद रखेंगे कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, गोगाबिल कटिहार जिला में स्थित है।
नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया है, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा, हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया है, इसका संबंध कहाँ से है, या आपसे इसका मतलब पूछ लेगा कि हाइड्रोपोनिक खेती का मतलब क्या होता है। छठा के राइट आंसर हो जाएगा आपको नालंदा। नालंदा देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, बिना मिट्टी के खेती होता है, उससे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक यूनिट खेती। इसका संबंध कहाँ से? नालंदा जिला से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादित और वृक्षादन का संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत भाग है? 7 के राइट आंसर हो जाएगा 10.7। बिहार में वन की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। भारत में जो वन रिपोर्ट दिया गया उसमें कहा गया कि नई वन नीति के अनुसार कि किसी भी क्षेत्र के लगभग 33.33% पर वनों का होना आवश्यक है। या आप कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के लगभग 33% क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है, लेकिन भारत में मात्र 21% क्षेत्र पर ही वनों की उपस्थिति है। और इससे भी बहुत बुरा स्थिति बिहार के है, क्योंकि लगभग बिहार के 7% क्षेत्र पर ही वन की स्थिति है। तो बहुत ज़्यादा वनों की संख्या बिहार में कम हुआ है। जैसे जैसे बिहार में जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, वैसे वैसे जंगल को काट करके कृषि योग्य ज़मीन बना लिया गया है, जिसकी वजह से बिहार में जंगल की संख्या काफ़ी मात्रा में कम हो गई है। मात्र 7% क्षेत्र पर ही वनों की उपस्थिति है बिहार में। अब दो बात याद रखेंगे, किसी भी क्षेत्र के 33% क्षेत्र पर जंगल का होना आवश्यक है। इंडिया में लगभग 21% क्षेत्र पर वन है और बिहार में लगभग 7% क्षेत्र पर जंगल की उपस्थिति है। और इसमें बात करें कि वनाच्छादन और वृक्षादन की दोनों को अगर मिला करके बताया जाए तो उसकी मात्रा हो जाएगा 10.3%। भारत के एमपी जो राज्य है मध्य प्रदेश, वह वनों के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो भी खेती बाड़ी की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवनदायी, यानी कि जीवन निर्वाह करने के उद्देश्य से बिहार में खेती की जाती है। व्यवसायीकरण, आत्मनिर्भर, निर्यातोन्मुखी, इन सब का उद्देश्य नहीं है। जो भी पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग खेती करते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यवसायिक रूप और निर्यातोन्मुखी रूप से खेती करते हैं, यानी निर्यात करना और व्यवसायिक रूप से खेती करना उनका लक्ष्य होता है। लेकिन बिहार में मात्र जीविकोपार्जन के उद्देश्य से ही अधिकांश किसान खेती करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 9 के आंसर हो जाएगा ए 1931 में। हमने पिछले वीडियो में भी यानी पहला जो सेट बनाए थे प्रैक्टिस सेट 1, उसका पहला क्वेश्चन यही था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब हुआ था? 1931। 1931 में और क्या क्या हुआ था तो आपको बताए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसके अलावा आपको बताए थे गांधी इरविन समझौता, ये भी हुआ था वर्ष 1931 ईस्वी में। 1934 में बिहार और इंडिया के लिए काफ़ी भयंकर भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। और 1930 में गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन किए थे और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कितने जिले के भूजल प्रदर्शित यानी भूमिगत जल प्रदर्शित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जिले के भूमि के जल प्रदूषित है। बिहार में भूमिगत जल के प्रदूषण का एक सबसे मुख्य कारण है आर्सेनिक नामक तत्व। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, बिहार में अत्यधिक जल के दोहन करने की वजह से कौन से तत्व का खतरा बढ़ा है? तो बिहार के जल में आर्सेनिक तत्व की मात्रा बढ़ा है, जो जल के प्रदूषण में सहायक करता है। और इसके अलावा बात करें और कौन तत्व की वजह से भूमिगत जल बिहार के प्रदूषित हुआ है, तो उसका राइट एक आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। तो याद रखेंगे, बिहार के जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक दो तत्वों की वजह से कहीं ना कहीं बिहार के जल प्रदूषित अवस्था में पहुंची है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है?
तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। अहमदनगर को अहल्या नगर नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? ये किया गया था 2018 ईस्वी में, सन 2018 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है उत्तराखंड में, यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। यह जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम अभी बता के रामगंगा हो गया नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1936 ईस्वी में। उत्तराखंड में ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। जबकि कान्हा की बात करें तो यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होता है, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय के मतलब होता है वैसा ऊर्जा के स्रोत है जिसका अगर एक बार प्रयोग करेंगे तो वह समाप्त नहीं होगा और दोबारा भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, नहीं दोबारा भी वह प्राप्त हो सकता है। जबकि अनवीकरणीय में क्या है कि एक बार प्रयोग किए तो वह समाप्त हो जाएगा और फिर वह दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें आपको कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताना है। तो देखिए सौर ऊर्जा के प्रयोग लगातार हम करते रहेंगे फिर भी सौर ऊर्जा समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा के साथ वही है, हमेशा पवन मिलेगा और उससे पवन से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रो पावर यानी कि बिजली से भी हम लोग हमेशा बिजली बना सकते हैं, यानी ये ऐसा स्रोत है जिसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी ऐसे ऊर्जा के स्रोत है जो अनवीकरणीय है, यानी इसके प्रयोग करेंगे तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र 2023-24 में के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है ऑप्शन नंबर डी डेनिस फ्रांसिस्को, डेनिस फ्रांसिस्को। और इनका संबंध डेनिस फ्रांसिस का संबंध त्रिनिदाद से है, त्रिनिदाद से इनका संबंध है। 51वें नंबर के ये भी याद रखेंगे, ये 78वें नंबर के संभालेंगे। इससे पहले 77वें नंबर के जो अध्यक्ष थे वो थे कसाबा कोरोसी। तो याद रखेंगे कसाबा कोरोसी के स्थान पर अब कौन अध्यक्ष के पद संभालेंगे? वो संभालेंगे डेनिस फ्रांसिस संभालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और जीएसआई की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था सन 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होगा, बाकी सभी वस्तु आराम से जीवाणुओं के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गृह त्रासदी की घटना कब हुई थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। और भोपाल गृह त्रासदी में MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गया था। यह क्वेश्चन खूब पूछता है। ये जो भोपाल नामक स्थान है वहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी था यूनियन कार्बाइड, वही यूनियन कार्बाइड कंपनी में क्या हुआ गैस का रिसाव हो गया था जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश के पहला सौर शहर की बात करें तो यह हो जाएगा आपको सांची। सांची बनेगा पहला सौर शहर। यहाँ पर सौर शहर से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछेगा कि बताइए भारत के पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव कौन बना है? तो वह याद रखिएगा मढोरा होगा। काफ़ी चर्चा में था ये। गुजरात के जो मढोरा गांव है वह भारत का पहला सौर संचालित पहला गांव है, पहला पूरी तरीक़ा से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव है। इसके अलावा आपसे यह क्वेश्चन और पूछ सकता है दीव के बारे में। दमन दीव जो सुने हैं नाम, दीव के बारे में। ये जो दीव शहर है वो दिन के समय पूरी तरीक़ा से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर है। तो याद रखेंगे आपको 3
3 जगह को याद रखना है, एक है दीव, दूसरा हो गया सांची और तीसरा हो गया मोढेरा। आपको जब कहेगा कि मध्य प्रदेश का पहला शहर तो हो जाएगा सांची, दीव हो जाएगा ऐसा शहर जो दिन में पूरी तरीक़े से सौर ऊर्जा से संचालित होता है, और मोढेरा जो गांव है गुजरात में, यह पूरी तरीक़े से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बहुत सी कारों के इंजन की अवशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम तथा रोडियम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में पहली बार 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो जो तंजौर चित्रकारी है, यह चित्रकारी ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है। जो तंजौर चित्रकारी है, इसका पहले जो नाम था वह था तंजावुर चित्रकारी। तंजावुर चित्रकारी इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? आसान क्वेश्चन जी, असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का यह सबसे बड़ा द्वीप हो गया माजुली द्वीप। इसी के आप देखते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक और नदी द्वीप है जिसका नाम है उमानंदा, और दोनों असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा से संबंधित कथनों पर विचार करें। विश्व फिर से देखेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथनों पर विचार करें। कराए, हर साल जून माह के 7 तारीख का दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जून माह के 7 तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, इस साल 2023 में थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। ये भी इसका राइट आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? ये भी आसान क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सीताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन मुद्रास्फीति के कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन में कमी। देखिए, मुद्रास्फीति के बारे में बताया गया है इससे पहले कि मुद्रास्फीति वह स्थिति होता है जिसमें वस्तुओं में क्या होता है, महंगाई आती है, वस्तुओं की कीमत में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, और हमारा जो मुद्रा होता है कहीं ना कहीं उस मुद्रा के वैल्यू में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आपको दयानंद सरस्वती से 5 बात बताए थे, तो 4 बात अभी भी याद रखेंगे। एक तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका कौन निकाले थे? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका दयानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया था, प्रकाशित किया गया था। दूसरा, फिर पूछा शुद्धि आंदोलन कौन चलाया था? दयानंद सरस्वती चलाए थे। और सबसे फेमस इनका है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किनके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसमें एक याद रखेंगे यहाँ पर करा कि शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी में है शिव नारायण अग्निहोत्री। यह देव समाज की स्थापना किए थे। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री किए थे। याद कैसे रखेंगे? तो याद आप ऐसे रखेंगे, आप देखेंगे तो शिव और नारायण दोनों भगवान के नाम है, दोनों भगवान यानी कि देव के नाम है, इसलिए देव समाज की स्थापना कौन किए थे? शिव और नारायण किए थे। इसमें आपको देख रहा है कि देव जो शब्द है वह शिव और नारायण दोनों क्या है? देव यानी कि देवता के नाम है। यहाँ पर फिर कह रहा है, यहाँ पर राधाकांत देव से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था, और ये किया गया था सन 1830 ईस्वी में। जो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। और अखिल भारतीय किसान सभा बना कब था? 1936 से बना था। कहाँ बना था? तो लखनऊ में बना था। लखनऊ में बना था, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर जो एन जी रंगा है, एन जी रंगा
इस अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव थे। याद रखेंगे, महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। ये वही एन.जी. रंगा थे जो गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध किए थे। बिहार में जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे उसमें एन.जी. रंगा क्या किए थे? विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामन एकवह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामन एकवह का जो संबंध है वह संथाल परगना से है। एक जगह है भागलपुर से। अब जब देखेंगे संथाल विद्रोह जो हुआ था मुख्य रूप से जमीन को लेकर के हुआ था। वो जमीन कहलाता था दामन एकवह का जमीन, दामन एकवह के जमीन। बात करें संथाल विद्रोह के, ये संथाल विद्रोह सन 1855 ईस्वी में हुआ था। 55 ईस्वी में हुआ था। 1857 के क्रांति से पहले जो सबसे व्यापक रूप का जो विद्रोह था वो यही था, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये 9वीं अनुसूची पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछता भी इस तरीक़ा से कि बताइए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस राज्य की वजह से जुड़ा है? तो यह बिहार राज्य की वजह से जुड़ा है और भूमि संशोधन इसका मुख्य उद्देश्य था। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि 8वां जो संविधान संशोधन है वो कब किया गया था? वह किया गया था 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ये हो जाएगा 1024 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट के। अब देखेंगे मेगाबाइट में आगा MB, और MB से ज़्यादा कौन होता है? देखिए MB से छोटा कौन होता है? KB। MB से छोटा होगा आपको KB। फिर आप देखते हैं KB आ गया, KB से बड़ा MB, MB से बड़ा क्या होता है? GB होता है। तो उसके बाद देखिएगा आप लोग तो TB होता है। अलग अलग बाइट के अनुसार बढ़ते चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट ये लोहा के अयस्क है। मैलेकाइट की बात करें तो मैलेकाइट तांबा का अयस्क है। और पीच ब्लेन यूरेनियम का अयस्क है। पीच ब्लेन यूरेनियम का अयस्क है। बात करें इसमें बॉक्साइट के तो बॉक्साइट के सूत्र याद रखेंगे आप लोग, Al2O3 × 2H2O, 2H2O। हेमेटाइट के भी सूत्र याद रखेंगे आप लोग। हेमेटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe3O3, हेमेटाइट का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। आपको बताए थे लोहा के चार अयस्क है, एक होता है मैग्नेटाइट, एक है हेमाटाइट, एक है लिमोनाइट, एक है सीडेराइट। फिर से सुनेंगे, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। और बात करें आपको यहाँ पर एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम के अयस्क में एक आ गया कौन? बॉक्साइट। इसके अलावा कोरंडम हो जाएगा, कोरंडम, और कौन आ जाएगा? तो क्रायोलाइट। कोरंडम और क्रायोलाइट ये सभी एल्युमिनियम के अयस्क है। भारत में यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपको मिलेगा झारखंड के जादूगोरा में। जादूगोरा में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिलेगा? भारत के झारखंड के जादूगोरा नामक स्थान पर। और भारत में थोरियम भी मिलता है, तो थोरियम मिलेगा आपको केरल में। याद रखेंगे, थोरियम मिलेगा केरल में, यूरेनियम मिलेगा झारखंड के जादूगोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ये हुए थे इलाहाबाद। हालांकि इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय अवधि था 1974 से लेकर 1978। देखिए यहाँ पर आपको 4 ही वर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच के समय में क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना के जो समय अवधि था वो कम हो गया था, फिर बाद में जा कर के 5 वर्ष हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना के शुरुआत की बात करें तो 1951 से लेकर के चला था 1956 तक, फिर चला था 1956 से लेकर के 1961 तक, फिर 61 से लेकर चला था 66 तक। लेकिन 66 के बाद गैप हो गया। 66 के बाद देखेंगे तो आपको 67, 68 नहीं चला पाया, फिर 69 से चला था 74,
और फिर 74 से चला था 78, 78 के बाद 79 और 80 नहीं चला, फिर 80 से 85 चला था, 80 से 85। तो बीच में कुछ दिन का गैप हुआ था, बीच में 1 साल के योजना चला था। और गरीबी हटाओ के जवाब देने में विपक्षी दल इंदिरा हटाओ के नारा दिए थे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित में क्या करना है, एक तरफ मंदिर मस्जिद मकबरा दिया है, एक तरफ दिया है उसका स्थान कि कौन सा मंदिर या मस्जिद या मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो नौलखा मंदिर की बात करें तो नौलखा मंदिर बेगूसराय में है। देखिए नौलखा मंदिर और नौलखा महल पे कन्फ्यूज मत होइएगा, एक नौलखा मंदिर है, एक नौलखा आपको मिलेगा महल, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर नौलखा मंदिर से पूछे तो नौलखा मंदिर कहाँ, बेगूसराय में। शेरशाह का मकबरा आसान है जी, शेरशाह का मकबरा कहाँ मिलेगा आपको, सासाराम में। शाही मस्जिद कहे तो शाही मस्जिद मिलेगा हाजीपुर में। और शाह दौलत का मकबरा मनेर, काफ़ी बार पूछा गया है। शाह दौलत का मकबरा आपको कहाँ मिलेगा, मनेर में। मनेर कहाँ है, पटना के जिस बगल में मनेर मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भरत की पत्नी थी। यहाँ पर सुग्रीव की पत्नी की बात करें तो सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा, और मेघनाथ के पत्नी का नाम था सुलोचना, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। सबके नाम याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पशु मेला की बात करें तो यहाँ सोनपुर में लगता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जी। एशिया के सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है। सौराठ मेला मधुबनी में लगता है, बिल्कुल सही बात है। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में लगता है, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध पूर्णिमा जो मेला है वो राजगीर में नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा मेला का संबंध राजगीर से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का मुख्य कारण है। 41 के जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सब सही होगा। पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, ये भी होगा। बृहद स्तरीय विकास परियोजना करना और तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, इन सभी की वजह से प्राकृतिक वनस्पति और जंगल में जो भी प्राणी रह रहे हैं वो दोनों का ह्रास बड़ा तेज़ी से हो रहा है। जैसे बिहार में भी पहले बहुत ज़्यादा जंगल था, लेकिन जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ती गई, इंसान क्या किया जी, रोड बनाया, रेलवे ट्रैक बनाया, गांव बसाया, शहर बसाया, फैक्ट्री बसाया, और इन सभी के लिए भारी मात्रा में जंगल को काटा गया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में वन और वन प्राणियों का ह्रास हुआ। नेक्स्ट है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा धुआं मापन में किया जाता है। नेक्स्ट है इन सिटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है। यह हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट, राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे जीव जंतु जो होता है वन्य प्राणी, उसको बचाने के लिए हम लोग 2 तरीके के उपाय करते हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है आउट सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि जीव जंतु जहाँ पर उसका वास्तविक जो स्थान है, जो वास्तविक उसका निवास स्थान है, वहीं पर उसको संरक्षण करते हैं। जैसे बाघ शेर चीता के स्थान क्या है, जंगल है, तो वही जंगल पर उसको क्या करते हैं जी, एकदम से फ्री रूप से उसको बसने देते हैं। मानव गतिविधि को हम लोग समाप्त कर देते हैं और वहीं पर वो आराम से रहता है। एक होता है एक्स सीटू, आउट सीटू। तो आउट सीटू में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को जंगल से निकाल करके किसी ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पर उसका प्राण सुरक्षित रहे, जहाँ पर उसको अच्छा माहौल मिले। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विचार क्या करना है कि आपको 4 ऑप्शन दिया, लिख रहा है कि फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मित होते हैं। 44 के राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा, ओजोन भी हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना और यहाँ पर उसका नदी के नाम दिया है। तो मैथन परियोजना की बात करें तो मैथन परियोजना का संबंध हो जाएगा बराकर नदी से। सलाल परियोजना की बात करें तो सलाल परियोजना का संबंध हो जाएगा चिनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात करें तो राणा प्रताप हो जाएगा चंबल नदी से। और टिहरी परियोजना की बात करें तो यह हो जाएगा आपको भागीरथी नदी से। भागीरथी टिहरी जो परियोजना है यह भारत के सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त
उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है? केसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जलगांव किला महाराष्ट्र से है, ठीक है। डल्ले खोरसानी सिक्किम से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि मेल सबके सब है, ऑप्शन नंबर डी सबके सब सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र के दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है। यह व्यक्ति किससे पीड़ित है? यह मोतियाबिंद से यह व्यक्ति पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह अस्तर कम करता है। याद रखेंगे ट्रांस वसा से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDL। HDL का पूरा नाम हो जाएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। याद रखेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है करा कि लॉ एस के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर मिलेगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी चंद्रपुर दोनों कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। दोनों काफ़ी प्रसिद्ध जगह है खनिज के लिए। चित्रदुर्ग की बात करें तो चित्रदुर्ग आपको मिलेगा कर्नाटका क्षेत्र में। बैलाडीला की बात करें तो बैलाडीला आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, और मयूरभंज मिल जाएगा आपको ओडिशा में। बैलाडीला काफ़ी प्रसिद्ध है, लोहा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। याद रखिएगा बैलाडीला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक और याद रखिएगा आप लोग गुरु महिसानी। ये जो गुरु महिसानी है यह उड़ीसा में और काफ़ी प्रसिद्ध इलाका यहाँ याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा आप लोग बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कर्नाटका में है बाबा बुदन की पहाड़ी, और लॉ एस के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। तो बैलाडीला हो गया, बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया, मयूरभंज हो गया, ये सभी इलाके लॉ एस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कर रहा है, कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। ये इसका राइट आंसर ठीक है, सही है। दूसरा कर रहा है, नचाड़ी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। यह कथन गलत होगा क्योंकि नचाड़ी राग में भगवान विष्णु का नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रस्तुति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की है। यह भी क्या होगा? सही होगा। तो इसका दूसरा नंबर गलत है, बाकी दोनों के दोनों क्या जी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक को प्राप्त करते हैं, NaCl बिल्कुल सही है जी। मैग्नीशियम को भी प्राप्त करते हैं, ब्रोमीन को प्राप्त करते हैं, लेकिन अभ्रक को प्राप्त नहीं करते हैं। अभ्रक क्या है? तो अभ्रक एक प्रकार के अधात्विक खनिज है, और अभ्रक के मुख्यतः 3 प्रकार के किस्में पाई जाती है। 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मस्कोबाइट, एक होता है बायोटाइट, एक होता है फ्लोगोपाइट। याद रखेंगे, जो मस्कोबाइट नामक अभ्रक होता है, मस्कोबाइट ये काफ़ी समझिए कि कीमती अभ्रक के प्रकार होता है। सबसे अच्छा अभ्रक के प्रकार ये मस्कोबाइट होता है, जिसे बंगाल रूबी के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महिला सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह होगा एस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी क्या है? महिला हार्मोन है। बात करें पुरुष हार्मोन के, तो पुरुष हार्मोन में आपको एक मिलेगा टेस्टोस्टेरोन। याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष हार्मोन से, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस व्यक्ति को जो फेनिन कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से वह व्यक्ति पीड़ित है? तो यह व्यक्ति मानसिक जड़ता से क्या होगा? पीड़ित होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात बोला है। पहला दे रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, दूसरा दे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर,
फिर दे रहा है 8 दिल्ली से मुंबई, ANH राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता। देखिए जितना भी दिया हुआ है एक तरह का समझिए कोई भी सही नहीं है, ये सब के सब गलत माना जाएगा क्योंकि पुराना मतलब पुराना डाटा में से दिया गया है। अभी जो नेशनल हाईवे है NH राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सबके नाम में परिवर्तन हो चुका है। तो ये पुराना वाला पूछा है तो हम लोग पुराना वाला की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 7 है ये पुराने के अनुसार क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 7 है वह इलाहाबाद से कन्याकुमारी नहीं होगा, बल्कि ये जो होगा वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होगा। उससे पहले क्या था, वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। देखिए NH जब 7 था ना तो वह गुजरता था वाराणसी, यूपी के वाराणसी से कन्याकुमारी तक। और बहुत पहले इंडिया के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 7 हुआ करता था, लेकिन बाद में इसी मार्ग को क्या किया, आगे तक जोड़ दिया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये इंडिया के हो गया नक्शा, फिर से देखेंगे। जैसे जैसे मान लिया जाए कि इंडिया का नक्शा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक आता था कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। लेकिन इसी रास्ता को आगे तक जोड़ दिया गया श्रीनगर तक। तो श्रीनगर से लेकर के टेढ़ा नहीं सीधे तरीका से होगा, ये नक्शा थोड़ा गलत बना है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो NH गुजरा उस NH का नाम रख दिया गया NH नंबर 44। तो वर्तमान में सबसे लंबा NH जो है वो 44 है, और पहले NH नंबर 7 सबसे लंबा हुआ करता था। इसी में बात करें तो इंडिया के सभी NH के बारे में पुराना जो इसमें बुक के अनुसार इसमें जो दिया उसके अनुसार तो आपको मिल जाएगा। इस देखें यहाँ पर आपको मिलेगा, इस इलाके में मिलेगा दिल्ली, और दिल्ली और अमृतसर ये दोनों को जोड़ता था वह कहलाता था NH नंबर 1। फिर यह दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, इस दिल्ली से आता था यहाँ पर यह स्थान है कोलकाता। तो यह हो गया NH नंबर 2। ये NH नंबर कितना आ गया, 2। तो अमृतसर से देखिए यहाँ पर आ गया दिल्ली, अमृतसर, यह दिल्ली, NH 1। फिर दिल्ली से कोलकाता तक हो गया NH 2। और जब इसी NH 1 और NH 2 को जब जोड़ दिया जाता था तब उसका नाम पड़ता था GT रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। यानी कि जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो NH 1 और NH 2 को जोड़ने से बनता था। फिर NH जो 3 था वह यहाँ पर आगरा से लेकर के मुंबई तक के रास्ता तक, ये जो आगरा है, आगरा से लेकर यहाँ तक का जो NH था उसका नाम था NH नंबर 3। फिर यहाँ पर दिल्ली, मुंबई से लेकर के चेन्नई तक NH नंबर क्या था, 4 था। फिर यहाँ से यहाँ तक NH 5 था, और यहाँ से कलकत्ता से लेकर पोरबंदर तक NH नंबर 6 आता था। फिर बनारसी से लेकर कन्याकुमारी, बनारसी से लेकर यहाँ जो देख रहे हैं कन्याकुमारी तक NH नंबर 7 आता था। लेकिन यह पहले वाला बात है, अभी के समय बहुत सारे NH के नाम में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर NH 7 गलत दिया हुआ है, बाकी सब के सब पुराना डाटा के अनुसार सब के सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। यह हाइपोथैलेमस में स्थित है। भूख प्यास सबका नियंत्रण हाइपोथैलेमस में किया जाता है, हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट है, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है। ये चयनात्मक बिखराव की बात करें तो यह आपको हो जाएगा कोलाइडी माध्यम से भी हो जाएगा, फिर धूल के कण से भी हो जाएगा, और द्रवगाही नाभिक यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अगर कच्चे माल की उपलब्धता, बिल्कुल ये भी सही होगा। श्रमिक और बाजार, ये भी होगा। ऊर्जा के साधन यानी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए जब तक कच्चे माल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। कपड़ा बनाने का उद्योग तभी लगाया जा सकता है जब कपास उपलब्ध हो। चीनी यानी शुगर बनाने का मिल तभी लगाया जा सकता है जब गन्ना उपलब्ध हो। इसके अलावा श्रमिक होना चाहिए कुशल और सस्ता, और बाजार होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, जब तक बाजार होगा नहीं, तब तक फैक्ट्री का स्थापना नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आसपास वाले स्थान पर ऊर्जा के स्रोत होना चाहिए जिससे कि कंपनी को ऊर्जा मिले और कंपनी ग्रोथ करे। तो जब तक आपको कोयला के साधन, बिजली के साधन नहीं मिलेगा तब तक कारखाना लगाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उससे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग सही सम्मिलित नहीं है, करके नहीं है। बसीन कर रहा है मन्नार की खाड़ी, बसीन मन्नार की खाड़ी। दूसरा कर रहा है कलोल गुजरात,
तीसरा नरकटिया असम और चौथा मोरान त्रिपुरा। इसमें करा कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो ये जो बसीन की खाड़ी है, यह जो बसीन जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित नहीं है, बल्कि ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है बसीन। दूसरा मोरान जो है वो त्रिपुरा में न होकर के ये असम में, मोरान असम में है। इसके अलावा आप जितना भी देख रहे हैं जैसे कि करोल, ये जो कलोल है ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। गुजरात में आपको मिलेगा अंकलेश्वर, नवगांव, जामनगर, जितना इलाका है ये सब गुजरात में मिलेगा। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ से भी तेल का उत्पादन होता है। नरकटिया, नून माटी, डिगबोई ये सभी कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। बसीन कहाँ पे? अरब सागर में है। जैसे आप भारत के अगर इस नक्शा को देखते होंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मुंबई, और मुंबई से इतना दूर यानी 176 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक इलाका है, एक स्थान है जिसका नाम दिया गया है मुंबई हाई। मुंबई हाई, और ये जो मुंबई हाई है ये मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा इंडिया में तेल का उत्पादन होता है। यानी इंडिया में सबसे अधिक तेल का उत्पादन इसी मुंबई हाई से किया जाता है। ये मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो मुंबई है अरब सागर में स्थित है। मुंबई है अरब सागर में स्थित है। और यह मुंबई के, ये जो महाराष्ट्र मुंबई है उससे 176 किलोमीटर दूर है। एक हम लोग यहाँ से पेट्रोल निकालने के लिए, चूँकि आप देखेंगे तो आपको यह जो मुंबई हाई मिलेगा वो मिलेगा आपको अरब सागर में। यहाँ पर समुंदर है, पानी है, इसलिए हम लोग जापान की सहायता से सागर सम्राट, इस नाम को याद रखेंगे, सागर सम्राट एक जहाज़ बनवाया है जापान से, और इसी सागर सम्राट की मदद से हम लोग यहाँ से पेट्रोल निकालते हैं। तो यहाँ पे एक सागर सम्राट नामक जहाज़ है और यहीं पर मशीन स्थापित कर लेते हैं और इसी मशीन के द्वारा हम लोग पेट्रोलियम को निकाल पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा सागर सम्राट से, याद रखेंगे। पेट्रोलियम का पता सबसे पहले डिगबोई में लगा था और डिगबोई से ही सबसे पहले हम लोग पेट्रोलियम निकालने का काम शुरू किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का एस्क है। तो जहाँ आप देखेंगे एल्युमिनियम का काम, वहीं पर बॉक्साइट का क्या होगा? उपयोग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, त्वरित यानी कि लाइटिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर रहा है धरती के निकट। क्वेश्चन कर रहा है त्वरित लाइटिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारों पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में त्वरित उत्पन्न होता है। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जब बादल को देखेंगे तो ये जो बादल है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और नीचे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। तब जब ये आपस में टकराता है तब बिजली उत्पन्न होता है। दूसरा है दूसरा करें कि त्वरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा करा है भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए त्वरित चालक नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। आप जब भी देखते हैं घर, तो घर के देखिएगा ऊपर एंटीना टाइप के हम लोग क्या लगाते हैं जी? त्वरित चालक लगाते हैं, जो बिजली को क्या करता है? या ज़मीन में बाईपास कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन के बारे में बताना है। पहला कह रहा है यह एक रोग है जिसके कारण याददाश्त में कमी हो जाती है। यह क्या गलत होगा? दूसरा कह रहा है यह पेशियों का एक रोग है जो शराब एल्कोहल के सेवन करने से होता है। बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। हैजा के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखेंगे। हैजा के जो वाहक है वह है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इसका क्या मुख्य वाहक है? आप लोग सही समझ लेंगे। विब्रियो कोलेरा हैजा के मुख्य क्या है? वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का हो सकता है? तो देखिए, अगर ये है पिता और ओ है, तो जो संतान होगा उसमें ए भी हो सकता है और उसका ओ भी हो सकता है, यानी ए और वो दोनों हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सी ओ, तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और यहाँ पर अगर ऑप्शन रहता है ए और ओ दोनों, तो दोनों हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है? ये किया गया फिलीपींस के साथ, फिलीपींस देश के साथ। हालांकि बहुत सारे देश इस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी देश कहीं ना कहीं यह ब्रह्मोस मिसाइल के लेकर के भारत से बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइंस को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बहुत एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत पुराना है, यानी यह करंट अफेयर्स के मामले में कहते पुराना हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा अल सल्वाडोर। ये काफ़ी पुराना समझिए कि ये जो वेनेजुएला देश है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन ऐसा देश है जो 10 लाख रुपए करेंसी छापा था, तो वेनेजुएला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनपा, डफला, यहाँ पर डाफला होगा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा, ये सब क्या है? ये सब उत्तर पूर्व भारत की जनजाति का नाम है, उत्तर पूर्व भारत की जनजाति का नाम है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि गारो खासी जयंतिया क्या है? तो गारो खासी जयंतिया आदिवासी का भी नाम है और साथ साथ ये एक पहाड़ी का भी नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया? यह किया गया 1 अप्रैल 1958 को, 1 अप्रैल 1958 को। योजना आयोग बनाया गया 1950 ईस्वी को। और पंचायती राज संस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। तो आर्यभट्ट पुरस्कार की बात करें तो विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान से दिया जाता है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति बहुत बड़े कवि थे, इसलिए हिंदी लोक साहित्य से यह संबंधित है। मंडन मिश्र पुरस्कार की बात करें तो मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन के संबंध में दिया जाता है। और उपेंद्र मराठी पुरस्कार की बात करें तो ये कला एवं शिल्प से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में से सही है। इसे महिला साक्षरता की बात कर रहा है, तो इसमें आपको अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा महिला साक्षरता रोहतास में, फिर मिलेगा मुंगेर में, फिर पटना, औरंगाबाद में। याद रखेंगे आप लोग, जब भी इसको ऐसे याद रखिएगा तो नक्शा के अनुसार याद रखिएगा, नक्शा के दृष्टि से याद करना बड़ा आसान होता है। तो देखिए आपको रोहतास यहीं मिल जाएगा, फिर आपको मुंगेर मिल जाएगा, फिर पटना मिलेगा, औरंगाबाद यहीं पर है। तो कहने का समझिए कि उत्तर बिहार से इसका संबंध नहीं है, जो भी कुछ है यहाँ पर सब दक्षिण बिहार संबंधित है। रोहतास, फिर मुंगेर, फिर पटना, फिर औरंगाबाद, यही सब साक्षरता में सबसे आगे है। बिहार का जो पूर्णिया जिला है, वो पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा। पूर्णिया सबसे कम जन साक्षरता दर वाला जिला है, लेकिन महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता आपको मिलेगा सहरसा जिला में। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? सहरसा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ये किए थे मास्टर सूर्यसेन दा। सूर्यसेन कोई नाम है, मास्टर सूर्यसेन दा। और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। चटगांव शस्त्रागार के मुख्य व्यक्ति कौन थे? ते मास्टर सूर्यसेन दा थे। मास्टर क्योंकि ये पढ़ाते थे, इसलिए मास्टर। और आप देखेंगे बंगाल वाले क्षेत्र में तो दादा और दा प्रेम से सभी आदमियों को कहा जाता है जो बुजुर्ग होते हैं। तो मास्टर सूर्यसेन दा इनका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किए थे सी राजगोपाली चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। और नमक कानून गांधी जी तोड़े थे। और कौन यात्रा किए थे? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा किए थे। तो देश बने बहुत सारे देश दांडी जैसा यात्रा किए थे और नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो 100 रुपये रानी के बाव, ये सुमेलित, देखिए ये सुमेलित करके नहीं है। सुमेलित यह है। 500 रुपये की बात करें तो लाल किला सुमेलित है। 50 रुपये हम्पे के चित्र सुमेलित है। उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीका से दिया हुआ है। इसमें होना चाहिए था कौन सुमेलित है, इसमें नहीं होगा, है कौन है। 100 रुपये में रानी के बाव का चित्र है। 500 रुपये में लाल किला के चित्र दिया गया है। 50 रुपये में हम्पे का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर इसको नहीं कर दीजिएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है?
तो हीलियम के उपयोग कहाँ नहीं होगा, विज्ञापन चिन्ह में हीलियम का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है जी। सबसे अधिक हो सकता है 500 और 60 सबसे कम हो सकता है। आपको बताए थे कौन कौन राज्य में 60 से कम सीट है, जैसे कि गोवा, सिक्किम, मिजोरम वगैरह में देखिएगा तो 60 से कम सीट है। अपवाद वाले राज्य सबको पिछले सेट नंबर 4 हम लोग 5 में चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो यह दिलवाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग यह क्या है, एक संवैधानिक आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है। और इसकी चर्चा करें तो भाग नंबर कितना में, 14 में है। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक इसी का चर्चा है संघ लोक सेवा आयोग के। और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो यूपीएससी बना था संघ लोक सेवा आयोग, ये कब बना था पहली बार। तो ये बना था वर्ष 1926 ईस्वी, 1926 से बना था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है। लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसमें लड़की का जन्म होगा तो एससी एसटी और सामान्य महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किया गया है। देखिए वीडियो आप देखिए, जब भी देखेंगे तो आपको 150 क्वेश्चन के सोल्यूशन में लंबा खासा टाइम लग जाता है। वीडियो को पूरा बनाने में, थोड़ा एक्सप्लेन करने में 1 से सवा घंटे का टाइम लग जाता है। तो अगर आपको कम टाइम में वीडियो देखना हो तो यूट्यूब एक फैसिलिटी देता है कि आप वीडियो के जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि ठीक है 1.5 घंटा सवा घंटा के वीडियो है, पूरा सेट के लिए उतना टाइम दे सकते हैं, 1 सवा घंटा, तो आप आराम से नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं। यदि आपके पास टाइम की कमी है तो आप लोग वीडियो को सवा हो गया या 1.5 हो गया या 2 पर भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन आपको सुन करके या तो कॉपी में नोट करना है या आपके पास बुक है तो उसमें लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा कहीं ना कहीं कारगर उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो वहाँ पर आप ध्यान देंगे, वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। जब ये स्वर्ण पदक की बात है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे इंडिया में जीता हो चाहे इंडिया से बाहर जीता हो, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कौन जीता था, तो देखिए भोला सिंह जीते थे। भोला सिंह जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे। और भोला सिंह का संबंध बिहार के जहानाबाद से है, जहानाबाद से है। भोला सिंह का संबंध कहाँ से, जहानाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है, तो यह आधारभूत आपको मिलेगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, ये भी ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके, ठीक है जी, यहाँ पे 9 शब्द पर ध्यान देना है। और लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकृत करके, ठीक है। तीनों के तीनों आंसर राइट होगा। लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त तीनों प्रकार से, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर सकता है, या धन्यवाद प्रस्ताव को न पारित कर सकता है, या धन विधेयक को अस्वीकृति करके कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है। मलिमत समिति की रिपोर्ट की बात करें तो यह आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। इसमें जो मलिमत है, ये मलिमत केरल के जो हाई कोर्ट हुआ, हालांकि केरल कर्नाटक दोनों जगह थे, तो केरल हाई कोर्ट के ये क्या थे, जज थे। बाद में कर्नाटक के भी हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कराएं कि राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप के निर्माण कब की गई। यह किया गया था 1969 में। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बताइए बिहार में फिल्म सिटी बन रहा है, ये फिल्म सिटी बिहार के किस जिला में बन रहा है। इसलिए आप इस आंसर को आप लोग कमेंट में से लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। तो काकोरी कांड के बारे में बताए थे आपको कि काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन के डकैती, मतलब ट्रेन के जो खजाना था उसको लूट लिया गया था। इसके संबंधित जो वकील की बात करें तो यह वकील होगा जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला इसका वकील थे। काकोरी जो कांड है उसका नाम बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया गया, काकोरी एक्शन। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के कुल आकार, हम लोग ट्रिक से सेट नंबर 5 में ट्रिक से आपको बताए थे कि इसका कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 26,1885 करोड़। कैसे याद करवाए थे, आपको बताए थे
कि 26 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बना था। तो 26 1885 पूरा का पूरा देखिए, एक एक डिजिट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? यह था पीटर मैरिट्सबर्ग। इसका नाम में कभी कभी आपको ये शब्द आगे दे देगा, मारी पीटर्सबर्ग भी देता है। तो मारी पीटर्सबर्ग दे या पीटर मैरिट्सबर्ग दे, दोनों लगभग बात बराबर है। आप जब यूपीएससी वाला जब क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो उसमें आपको मारी पीटर्सबर्ग दिया, मारी पीटर्सबर्ग, दोनों दे, ठीक है ना, बात बराबर ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो यह हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस किया था, सर पैट्रिक लॉरेंस। और ये आया कब था? तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाला महात्मा गांधी। कभी कभी देखिए इसमें ना कभी कभी आंसर गलत दे जाता है बहुत बुक में, सत्याग्रह गांधी जी गढ़े, जबकि गांधी जी का जो भतीजा था वह सदाग्रह शब्द छपा। सदाग्रह और सत्याग्रह दोनों में अंतर है। आप जब घटनाचक्र को देखेंगे तो घटनाचक्र यूपीएससी के देखोगे तो उसमें सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी से किया गया है, लेकिन बहुत किताब में क्या दिया है कि महात्मा गांधी का जो भतीजा था वह सत्याग्रह शब्द दिया, बाद में फेमस किया गांधी जी। यह कथन गलत होगा। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी दिए थे, जो उनका भतीजा दिए थे वह सदाग्रह शब्द दिए थे। बहुत जगह किताब में यह बात गलत रहता है, इसको आप मानेंगे सत्याग्रह महात्मा गांधी, सदाग्रह दोनों बात क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नील दर्पण लिखा गया था 1860 में। कहीं कहीं किताब में आपको 1859 देगा, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो 1859 देगा, 60 देगा। तो आप दोनों में से लगा सकते हैं, 1859 60 दोनों लगा सकते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, कौन विजयी रहा था? तो ये हैदर अली विजयी रहा था, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता था हैदर अली, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये जीते थे, अंग्रेजों के हराए थे। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो मद्रास के संधि द्वारा, मद्रास के संधि। और दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था वो मंगलूर के संधि के द्वारा क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ये किए थे अबुल कादिर बदायनी। और रामायण के साथ से महाभारत के भी याद रखेंगे। महाभारत के फारसी में अनुवाद जो किया गया है उसको हम बोलते हैं रजमनामा। खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है। रजमनामा जो है यह फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, और इसका मेन जो किताब है वो महाभारत है। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करके जो किताब का नाम रखा गया है वह है रजमनामा, यानी कि युद्ध के पुस्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक वरिष्ठ मठ से चोरों ने 4 क्विंटल वजनी पीतल के घंटे की चोरी कर लिया है? 4 क्विंटल वजनी पीतल के घंटे की चोरी कर लिया है। यह गया जिला से संबंधित है, गया जिला से। नेक्स्ट है, अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सबसे सर्वोत्तम तरीका पुनर्चक्रण करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, जो अजैव अवक्रमणीय करने जो कचरा होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी, मुक्ति मतलब उससे पा सकते हैं, उसका जल्दी से निपटान कर सकते हैं। जो बार बार यूज हो जाएगा अगर उसका यूज करेंगे हम लोग, तो बाकी जो ऐसे कचरे बन रहा है, जो ऐसे प्लास्टिक है जिसका जल्दी से निपटान नहीं किया सकता है, कहीं ना कहीं उसकी मात्रा में हम लोग कमी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की मांग में सर्वाधिक वृद्धि किस जिला में हुआ था? ये चर्चा किए थे हमने क्वेश्चन पहले भी, लखीसराय में। इसमें से कहे तो लखीसराय हो जाएगा। लखीसराय सबसे ज़्यादा बिजली के खपत किया है, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? यह खुला तंत्र का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड के NaH, क्लोराइड का होता है Cl। अमोनियम का होता है NH4 और क्लोराइड का होगा Cl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा के स्रोत कह रहा है।
इसमें से सूक्ष्म कौन देखिए, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों क्या होगा, सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इनसे आपको प्रदूषण नहीं देखने को मिलेगा। बाकी कोयला पेट्रोल जलाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे पर्यावरण में प्रदूषण कहीं ना कहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो देखिए, नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है। काटने का जो भी काम करता है वह फीमेल मच्छर करता है। ये पौधे के रस पी करके अपना भोजन प्राप्त करता है। और जहाँ भी डंक मारने की बात है वह नर मच्छर न होकर के मादा मच्छर की बात होता है। मादा मच्छर प्रजनन के लिए मानव के खून को पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र या रेंज का नाम कौन है? देखो काराकोरम, ये काराकोरम। देखिए इंडिया की ये वाला स्थिति है, देखिए इंडिया यहाँ पर है, वैसे मान लीजिए जाए, और ऊपर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे, सबसे ऊपर इधर मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तो आप सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा काराकोरम, काराकोरम वाला क्षेत्र हो गया, फिर मिलेगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरी पंजाल। तो सबसे आगे क्या है, सबसे उत्तर में आपको मिलेगा काराकोरम। याद रखें, काराकोरम श्रेणी हो जाएगा सबसे ऊपर में। नेक्स्ट, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन में इसका संश्लेषण है। और कहेगा विटामिन के पूछता रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करे। नेक्स्ट है, सम्मान नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया? ये काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी इसको सर्च मार के आप देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर बता दे रहे हम, यह है राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल द्वारा। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल दोनों को कहीं ना कहीं यह पता था कि जब तक अम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं रहेंगे तब तक संविधान के सही तरीक़ा से निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अलग तरीक़ा से समझे कि पहले ये लड़े थे मुस्लिम लीग से बंगाल वाले क्षेत्र में, फिर वो चला गया पाकिस्तान में, फिर ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से, मुंबई वाले क्षेत्र से इनको क्या किए थे, अमेरिका जो को शामिल किए थे। आप इसको यूट्यूब पर सर्च मारेंगे क्योंकि आधा घंटा का लगभग कहानी है। बस याद रखिए आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के विचार के द्वारा अम्बेडकर जी को क्या किया था, संविधान सभा में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ये लगाया था अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर जो कनिंघम है इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्षता दिया गया? या पाकिस्तान को दिया गया। और 2023 की बात करें, 2023 के ये क्यूबा देश को दिया गया है। अभी इंडिया किसका होस्ट कर रहा है? तो इंडिया अभी G20 सम्मेलन का होस्ट करने वाली, इस सितंबर महीने में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसान क्वेश्चन है, 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग बनाया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लखनऊ समझौता और होम रूल लीग 1916 में, देशद्रोही सभा अधिनियम बना था 1908 में। 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो अभी की बात करें वर्तमान में तो NSO, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा? NSO। अगर ऑप्शन में आपको NSO नहीं देगा तो आप लगाइएगा CSO। हालांकि यहाँ पे अपडेट किया गया है NSO दिया गया है, याद रखेंगे। NSO पहले क्या था? CSO था, लेकिन अब हम लोग नाम बदल दिए NSO। पहले समझिए, पहले एक संस्था था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और एक था संगठन जिसका नाम था NSSO। ठीक से सुनेंगे, पहले था CSO और एक था NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये दोनों संस्था भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन करने के लिए प्रसिद्ध है, यही दोनों काम करता था। लेकिन 2019 ईस्वी में CSO और
NSSO दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक ही मिला दिया और उसका नाम रख दिया गया NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले बीच में ऑफिस भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? तो यह क्या था जी? जो भी आप ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन लोग देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उन्हीं को आवास देने के लिए योजना था। हालांकि इंदिरा आवास के जो नाम है वह अब इंदिरा आवास योजना नहीं है, अब हो गया है इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना। जब मोदी गवर्नमेंट आया तो 2015 में इंदिरा आवास जो था इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबको पता होगा जी, भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। एक व्यक्ति है सर आइवर जेनिंग्स, समझिएगा आप लोग, सर आइवर जो जेनिंग्स है, इन्हीं के द्वारा कहा गया कि भारत का जो संविधान है वह संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा अवधि की बात करें तो यह इंडिया के जैसा अप्रैल से मार्च है, यानी कि 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31 मार्च पे क्या होगा? खत्म होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। RBI की बात करें तो RBI जो है वो RBI से 2-3 बात याद रखिएगा। RBI बना कब था? 1935 में। और RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, बना था 1935 में। 1 रुपये का नोट को छोड़ दिया जाए तो 2 रुपया हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 500, 1000 जो भी है, उन सभी के जो छपाई के काम है वो RBI करता है। 1 रुपये के नोट का छपाई RBI के द्वारा नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। और अभी शक्तिकांत दास इनका क्या है? RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट है, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? सुलभ मुद्रा होता है, दुर्लभ मुद्रा होता है, हॉट मनी आप पढ़ते होंगे। तो इसके बात करें सुलभ मुद्रा के तो बस इसका आंसर बता दे रहे हैं, एक समान हो जाएगा ब्याज की कम दर वाली मुद्रा, ब्याज की कम दर पर उपलब्ध होने वाली मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग के गठन की बात करें तो ये 5 वर्ष में एक बार होता है, 5 वर्ष में एक बार होता है। और वित्त आयोग के चर्चा संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 मिलेगा, 80 में। अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। NK सिंह अभी इसका वर्तमान क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्थानीय सरकारें आधार है, ये लोकतंत्र के आधार है, लोकतंत्र का। और स्थानीय सरकार जिसमें पंचायती राज संस्था आता है, पंचायती राज संस्था को डिटेल्स से बताया है, इसी पर आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन में मारेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव पंचायती राज संस्था, तो लगभग 99-100 क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए पूरे लुसेंट में, शायद 99 क्वेश्चन है। तो 99 क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेन करके समझिए कि 2 से लेकर 250 क्वेश्चन बताया गया पंचायती राज संस्था से। तो आप पंचायती राज संस्था बाय इंगटॉक इंग्लिश क्लासेस शेयर्स मार्केट देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म रूप में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, कैमूर में विकसित किया जाएगा। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर से संबंधित याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान संबंधित है, तो ये भारत के विभाजन से संबंधित है। यह क्या होगा? प्रथम विश्व में भारत की सहभागिता से, क्या हो जाएगा जी? प्रथम विश्व में भारत की सहभागिता से। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, भारत के विभाजन से। डिक्री बर्ड प्लान संबंध किससे? भारत के विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करा है, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोकर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूवी किरण कहता है, यूवी किरण अल्ट्रा। अगला प्रश्न करा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित करा कि नहीं है? यह हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा के कार्यवीर से सम्मिलित नहीं है। 1857 के बाद वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। ऑप्शन पहला कर रहा है लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेट एक्ट लाया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तीनों करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ये तो काफ़ी आसान है, कथक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या से
बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? यह हो जाएगा कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। आपको बताए थे, यह हो गया इंडिया के, ये तो पश्चिमी घाट, ये होगा पूर्वी घाट, दोनों मिलता है, यहीं पर नीलगिरी है। और नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, डोडा बेटा। यहीं पर अनामलई की पहाड़ी सबसे दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ मिलेगा वो कार्डिमम इलायची की पहाड़ी, याद रखेंगे। डोडा बेटा यहाँ पर, अनामलई यहाँ पर मिलेगा आपको, और यहाँ पर मिलेगा कार्डिमम की पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, किस देश ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया है? यह सार्वजनिक ड्रोन का परीक्षण किया है इजराइल देश। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? यह प्रस्तुत किसको करेंगे? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैग। और कल के हम लोग बताया थे वीडियो में, कैग जो है, इस कैग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना है? 148 में है। और कैग के जो योग्यता है वह है 65 वर्ष की उम्र तक रख सकते हैं, या आप लोग 6 वर्ष रख सकते हैं, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इनका समय अवधि रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं श्रम 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने पर राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि अधिकतम सब्सिडी दिया जाएगा? ये 10 करोड़ तक के दिया जाएगा, 10 करोड़ का सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया? यह किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें संस्कृत में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। तो हाल फिलहाल में देखेंगे चीन के द्वारा इसका विरोध किया गया है कि जो संस्कृत भाषा जो है वो UN का पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, उसका ये थोड़ा बहुत विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद 155A। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इस संस्था के द्वारा बिहार के 20 मुखिया को यशस्वी मुखिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा हिंदुस्तान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों के द्वारा, यानी उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष में नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएगा प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश जून 2023 में भारतीय ऊर्जा की बड़ी कंपनियों के सम्मेलन की मेजबानी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है मुथमिज सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन था? 128 का राइट आंसर हो जाएगा मोटूपल्ली। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर? इराक, फ्रांस, कनाडा। देखिए इसमें से आंसर किसी का नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका अफ्रीका महादेश हो गया, और यहीं पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर, और इसके ऊपर से यूरोप स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा मिस्र देश मिलेगा, यहाँ पर ट्यूनीशिया देश मिलेगा, भूमध्य सागर, और इसका ऊपर में आपको बहुत सारे देश मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, इटली मिलेगा, बहुत सारे देश मिलेगा। तो यहाँ पर अगर सीमा की बात करें तो सीमा किसी का नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ मिलेगा, यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर आपको मिलेगा यूरोपीय देश। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कह रहा है इराक तो देखिए यूरोप में इधर की तरफ आता है। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो फ्रांस है यहाँ पर, लेकिन फ्रांस के नीचे के दोस्त नहीं दिया है। फिर बगल में कनाडा, तो कनाडा का तो यहाँ पे दूर दूर तक कनाडा का नाम नहीं है। कनाडा यहाँ पर है, इराक इधर है,
और फ्रांस है तो यहाँ पर भूमध्य सागर के नज़दीक में, लेकिन इसके बाउंड्री के बाद चर्चा नहीं किया गया, इसके बाउंड्री के पीछे का संपर्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। ये चंबल नदी घाटी, क्योंकि आप जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तो आपको वहाँ पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र खोला गया है। घड़ियाल संरक्षण केंद्र आप जाएंगे मध्य प्रदेश के मुरैना वाले क्षेत्र में तो वहाँ पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र को खोला गया, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 25% से अधिक शहरीकरण वाले बिहार के कौन कौन जिले हैं। 25% से अधिक शहरीकरण वाले बिहार के जिले के नाम बताना है। तो इसमें आ जाएगा पटना जिला, मुंगेर, नालंदा। सबसे अधिक शहरीकरण का है पटना में है, राजधानी है तो पटना तो होगा ही। कितना है तो 44%। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, बिल्कुल नहीं, यह गलत हो गया। भारत के आर्थिक शोषण हो रहा था। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, यानी कि आप जानते होंगे डलहौजी जो था हड़प नीति के प्रणेता था। तीसरा, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस को ढकना या प्रयोग करना, ये तो सबसे मेन था, तत्कालीन कारण यही बना था, चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाना है। मानसून के आगमन को तो सबसे पहले मानसून आता है केरला में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। हालांकि राजस्थान तक जाते जाते मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और राजस्थान में औसत से भी कम वर्षा कराती है। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, जब भी इको मार्क आ जाएगा समझिए कि वह जो वस्तु है वो पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, अनुकूल है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। ये होता है आइसलैंड में। और ये याद रखिए पूगा घाटी जो मिलेगा ये मिलेगा लद्दाख में, और कहीं ना कहीं भूतापीय ऊर्जा के लिए पूगा घाटी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है। यह क्या आता है, मध्यावस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो जड़ के आवरण की बात करें तो यह प्राप्त होता है कैलोएस्ट्रोजन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और हमारा आज के आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद मैथ और रीजनिंग है 10 क्वेश्चन है। और मैथ रीजनिंग हम लोग 1 से लेकर के 5 तक, और ये छठा चल रहा है, अभी तक किसी में सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही मतलब सिर्फ मैथ रीजनिंग को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 1 से सवा घंटे का टाइम लग जाता है। तो हम लोग एक ही वीडियो में मैथ और रीजनिंग के एक 2 से ढाई घंटे के बीच का वीडियो बनेगा, जिसमें पूरे जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, उन सभी के एक ही वीडियो में मैथ और रीजनिंग दोनों का सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन देख रहे हैं अगला, करें कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी शोषक हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग पूरा के पूरा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप यहाँ पर आंसर की का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कभी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जारी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर अपना मैथ रीडिंग वाले जब मैथ रीडिंग बना लीजिएगा अपना से, तो यहाँ पर आंसर का टैली कर सकते हैं। इस तरीक़ा से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अन्य वीडियो के साथ, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।